हेलो स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम मोशन के अंदर ग्राफ में जो न्यूमेरिकल बनते हैं ना उनकी प्रैक्टिस करेंगे। इससे पहली क्लास में मैंने बेसिक्स ऑफ ग्राफ्स आपको सिखा दिया था। नाउ इन चीज़ों को कंटिन्यू करने से पहले कुछ चीज़ों को और बताना ज़रूरी है, जो आप ज़रा देखिएगा क्या है। देखिए, सबसे पहली इम्पॉर्टेंट बात ये दो चीज़ें मैंने बताई थी कि ग्राफ के केस में जो ग्राफ बन रहा है और टाइम एक्सिस के बीच का एरिया क्या रिप्रेजेंट करता है, ये मैंने आपको बताया था। इसके अलावा मैंने एक स्लोप टर्म बताई थी। तो आप ना इन चीज़ों को याद रखने का एक सीक्वेंस ज़रा समझिए। एक्स मतलब या तो डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन होगी, ठीक है। आप एक्स लिख लीजिए, अगर इसमें ना समझ में आए तो आप एस लिख लीजिए। अब हमारा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम जो होता है वो होता है वेलोसिटी। मतलब डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड कर रहे हैं तो हमें जो टर्म मिल के आती है वो होती है वेलोसिटी। तो ये टर्म वेलोसिटी जो है डिस्प्लेसमेंट में किसी चीज़ को डिवाइड या मल्टीप्लाई करने से मिली है, ठीक है। इसमें ज़्यादा नंबर ऑफ़ टर्म्स यूज़ हो रही हैं, ठीक है, तो इसे मैं हायर टर्म कहूँगा। और वेलोसिटी ऑब्टेन होती है, वेलोसिटी को टाइम से डिवाइड करने से ऑब्टेन होता है एक्सेलरेशन, ठीक है। अब ये देखिए, इस सीक्वेंस को ध्यान रखें। अगर आपको डिस्प्लेसमेंट देता है और वेलोसिटी पूछता है तो वी विल इस फॉरवर्ड सीक्वेंस में हम हमेशा क्या निकालेंगे, स्लोप। फॉरवर्ड सीक्वेंस में पूछा जाए, फॉरवर्ड सीक्वेंस इज आस्क्ड देन डिटरमाइन स्लोप। ऐसा क्वेश्चन में लिखा नहीं होगा कि आपसे फॉरवर्ड सीक्वेंस बोल रहा है, आपको ना क्वेश्चन से समझना होगा। अब ज़रा समझाता हूँ कैसे। आपको जो ग्राफ दे रखा है, वो ग्राफ दे रखा है यहाँ पर पोजीशन और टाइम का। अच्छा, पोजीशन नहीं होगा तो वहाँ डिस्प्लेसमेंट आप लोगों को बोर्ड में ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट इज़ नथिंग बट द चेंज ऑफ पोजीशन। अब आपसे यहाँ से बोले कि डिटरमाइन वेलोसिटी, तो आप देखो ये तो टाइम तो रेफरेंस एक्सिस है, इसे तो आप थोड़ी देर के लिए इग्नोर करें, है ना। तो देखिए, डिस्प्लेसमेंट से क्या पूछ रहा है, वेलोसिटी। तो आप फॉरवर्ड जा रहे हो कि बैकवर्ड। आप फॉरवर्ड जा रहे हो मतलब एक्चुअली कहा जाए तो ये लोअर टर्म है, ये हायर टर्म है। आप लोअर टर्म से हायर टर्म की तरफ जा रहे हो, डिटरमाइन द स्लोप। और अगर इसमें रिवर्स ऑर्डर हो जाए, जैसे एक्सेलरेशन से पूछ ले क्या, वेलोसिटी। वेलोसिटी क्वेश्चन में कहीं ना कहीं ग्राफ में दे रखा और पूछ ले डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। मतलब ग्राफ के अंदर दिया हुआ क्या है आपके रेफरेंस एक्सिस के अलावा, टाइम के अलावा, ठीक। उसके लिए सेकंड क्वेश्चन को समझिएगा। जैसे आपको दिया हुआ है वेलोसिटी और टाइम के बीच का ग्राफ, और वो कहता है डिटरमाइन, क्या कह रहा है आपसे, डिस्प्लेसमेंट। फाइंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने को कह रहा है। तो बेसिक सी बात, एक बार आप अपनी रेफरेंस एक्सिस को इग्नोर करके ये देखिए और क्या दिया है, वेलोसिटी। पूछ क्या रहा है, डिस्प्लेसमेंट। ये ऑर्डर फॉरवर्ड है कि बैकवर्ड है, तो आप ऑर्डर को ऐसे लिख सकते हो, समझ सकते हो, बैकवर्ड ऑर्डर है, मतलब हायर वैल्यू से लोअर की तरफ आ रहे हैं, ठीक है। तो क्या निकालना चाहिए, एरिया निकालना चाहिए, ठीक है। ठीक, व्हेन बैकवर्ड order is asked, backward order gives answer, okay, gives answer, then determine area between graph and time एक्सिस। और मैंने बताया था एरिया ऑब्टेन करने के लिए क्या किया करते थे, ये हमारी ग्राफ की लाइन है तो इसको हम नाम दे देते हैं ए एंड बी। ये एक्चुअली ग्राफ है, स्ट्रेट लाइन है, कर्व भी हो सकता है। तो इसके जो एक्सट्रीम पॉइंट्स है, ये है स्टार्टिंग पॉइंट और ये है इसका एंड पॉइंट। तो स्टार्टिंग पॉइंट से जो हमारी रेफरेंस एक्सिस है, जो कि हर क्वेश्चन में आपकी टाइम होगी, जो हमारी रेफरेंस एक्सिस है इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर बना दीजिए, इस पॉइंट से होना चाहिए
और परपेंडिकुलर जाके बनना चाहिए किसके ऊपर, टाइम पर। आप कहीं इस लाइन पे परपेंडिकुलर नहीं बनाना, ये जो लाइन जो है जो परपेंडिकुलर होगी टाइम एक्सिस की, वो शुरू होनी चाहिए हमारे ग्राफ के स्टार्टिंग पॉइंट से और वो टाइम एक्सिस के परपेंडिकुलर हो, मतलब हमारी रेफरेंस एक्सिस वो हमेशा टाइम एक्सिस। अब हमारा जो पॉइंट बी है उससे भी एक परपेंडिकुलर बनाइए, लेकिन वो परपेंडिकुलर किस पर बनना चाहिए, टाइम एक्सिस पर। तो ये जो आपका ज्योमेट्रिक फिगर बनेगा ये आपका एरिया देगा, और एरिया इस केस में क्योंकि वेलोसिटी है तो एरिया देगा डिस्प्लेसमेंट। अब इस एरिया को निकालने के दो तरीके हैं, या तो ऐसे बना लीजिए, एक बन जाएगा ट्रायंगल और एक बन जाएगा रेक्टेंगल। नहीं तो ये जो फिगर था मैं इसके बारे में बात कर चुका हूँ, ये ट्रेपीजियम है। इसमें पैरेलल साइड का सम और दो पैरेलल साइड के बीच का ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, ठीक है, हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कह दें, इन दोनों के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है उससे मल्टीप्लाई कर दो। ये फॉर्मूला था हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम का मतलब ये जो दो पैरेलल साइड्स ली हैं वो। अब आते हैं सेकंड पे। देखो बेटा, लास्ट क्लासेस तक एक बेसिक फॉर्म में कई चीज़ें समझा रहा था मैं कि आप जब भी स्पीड को पुट करो मीटर पर सेकंड में पुट करो। बेटा इसका भी एक लॉजिक है। अब ज़रा समझते हैं स्पीड को, या वेलोसिटी भी आप कह सकते हो, लेकिन एक बार स्पीड से समझिए। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो आप देखें जो स्पीड है ये दो बेसिक टर्म से मिलके बनी है। शायद मैंने आपको क्लासेस की स्टार्टिंग में बताया होगा कि 5 फंडामेंटल फिज़िकल टर्म्स होती हैं फिज़िक्स के अंदर, ठीक है, और उनकी यूनिट्स मिलके बड़ी टर्म बनाती हैं, मतलब वो टर्म मिलके बड़ी टर्म बनाती हैं। जैसे डिस्प्लेसमेंट और टाइम मिलके इसने स्पीड बनाया, बड़ी टर्म बनाई। ये लोअर टर्म से आप डिस्टेंस से आप हायर टर्म पे गए तो अगेन स्लोप निकालना होता है, वही चीज़ रिपीट कर रहा हूँ मैं भी, यूनिट ये बात कर रहा हूँ। देखो स्पीड के अंदर एक है लेंथ वाली टर्म जो कि है डिस्टेंस, इसकी यूनिट दी हुई है। टाइम एक और टर्म है जिसकी यूनिट दी हुई है, ठीक है। अब एवरेज वाले क्वेश्चन जो हैं उसमें मैंने आपको या पहले भी ये बोला कि स्पीड को मीटर पर सेकंड में रखो। ऐसा कोई फिक्स हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, जरा समझिएगा। एक क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, स्पीड दी है 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, और उसी क्वेश्चन में बाद में क्या बोला है कि जर्नी जो है, पहले तो स्टार्टिंग में तो 60 किलोमीटर पर आवर डायग्राम से समझाता हूँ। यहाँ से यहाँ 60 किलोमीटर पर आवर से चल रही है और यहाँ पर चल रही है 72 किलोमीटर पर आवर से। ए से सी तक इसने 2 घंटे लिए और सी से बी इसने 1 घंटा लिया। अब ज़रा सिर्फ एक चीज़ को अच्छे से देखना है। क्या चीज़? कि जैसे इसमें जो स्पीड की यूनिट है उसमें जो डिवाइड में टर्म आ रही बेटा ये होता है टाइम, और इसमें भी ये जो डिवाइड में यूनिट आ रही है वो आता है टाइम, क्योंकि ये जो स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम है। तो डिस्टेंस मतलब ये जो स्पीड जो है ये बताना चाह रही है कि 60 किलोमीटर 1 घंटे में। तो ये जो डिस्टेंस किलोमीटर में दे रही है और जो टाइम है वो आवर्स में कैलकुलेट कर रही है। अगर यहाँ पर जो आपको टाइम की यूनिट दे, अगर वो भी आर में है तो ये दोनों यूनिट मैच हो रही है, यहाँ पे ये दोनों यूनिट मैच हो रही है। जो चीज़ इन दोनों में सेम आएगी, ठीक है, 60 किलोमीटर पर आवर में सेम यूनिट क्या है, टाइम की, मतलब आर, और इसमें भी टाइम की यूनिट आर। अगर ये सेम है तो कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा एक और एग्जांपल देखो, एग्जांपल नंबर 2। ए से बी तक जर्नी 2 पार्ट में कंप्लीट हो रही है। यहाँ पे स्पीड दी है 60 किलोमीटर पर आवर, यहाँ पे जो आपको स्पीड दी है वो 70 किलोमीटर पर आवर दे रखी है। यहाँ पर आपको जो दे रखा है वो दे रखा है डिस्टेंस, और अगर डिस्टेंस दे रखा है 2 किलोमीटर और यहाँ पे जो डिस्टेंस दे रखा है वो दे रखा है 7 किलोमीटर। अब इन दोनों में देखिए डिस्टेंस की जो यूनिट है वो किलोमीटर्स में चल रही है, और यहाँ पे स्पीड में जो डिस्टेंस है वो किलोमीटर में चल रहा है, सेम है। इसे कहेंगे यूनिफॉर्मिटी ऑफ यूनिट्स, मतलब जो दो इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा है उन दोनों में जो भी यूनिट्स दे रहा है वो यूनिफॉर्म है, सेम है। 72 किलोमीटर पर आवर जो डिस्टेंस है किलोमीटर में है, स्पीड के अंदर जो यूनिट बताई जा रही है, क्योंकि स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम से बनता है,
तो जो डिस्टेंस लेंथ वाली चीज़ है वो किस में दी है, किलोमीटर में। यहाँ डिस्टेंस जो कि लेंथ वाली टर्म है वो किलोमीटर में यूनिफॉर्म है, बदलने की ज़रूरत नहीं। अगर इन दोनों में बदलाव आ जाए, जैसे कि एग्जांपल नंबर 3 में समझिए, ए से लेके बी तक कोई एक पर्सन गया, यहाँ पे बीच में टी है। 60 किलोमीटर पर आवर, 72 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे आपको जो डिस्टेंस जो दे देता है वो दे देता है 200 मीटर। यहाँ पे जो डिस्टेंस दे देता है वो दे देता है 100 मीटर। अब क्या है कि जो स्पीड के अंदर डिस्टेंस की जो यूनिट आती है, देखो एक्चुअल में स्पीड में डिस्टेंस और टाइम दोनों की यूनिट आएगी, वो किलोमीटर्स में है, और यहाँ पे जो डिस्टेंस की यूनिट है वो है मीटर में। देखिए तो स्पीड में किलो, हम कहें डिस्टेंस या लेंथ की यूनिट किलोमीटर है, यहाँ पे डिस्टेंस की यूनिट मीटर है। नॉन यूनिफॉर्म हो रही है, मतलब यूनिट्स को बदलना पड़ेगा। यहाँ पर भी आपके पास ना पूरा किलोमीटर पर आवर ना बदलना चाहो तो जो चीज़ ये सेम हो जाए, जैसे इसमें सेम था, अगर ये किलोमीटर वाली चीज़ दोनों के लिए सेम हो जाए तो फिर आगे आपको टाइम को बदलने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप चाहे तो इस डिस्टेंस को किलोमीटर में बदल लीजिए, या इस वाले किलोमीटर को मीटर में बदल दीजिए, इंटू 1000 मीटर पर आवर। ये वाली जो है 72 इंटू 1000 मीटर पर आवर, और नीचे ये मीटर्स में ही दी है, तो अब क्या होगी, यूनिट सेम, जो लेंथ की यूनिट स्पीड में आ रही है वो मीटर्स में, जो डिस्टेंस जो कि लेंथ की यूनिट सेकेंड इन्फॉर्मेशन दी है वो भी मीटर्स में है। तो ये दोनों यूनिफॉर्म सेम हो गई, तो एवरेज वाले केस में परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ये एवरेज वाले केस के लिए ही समझा रहा हूँ कि आप लोगों को ज़्यादा दिक्कत ना आए। अब आते हैं ग्राफ्स पे। ठीक है, देखो बेटा, छोटे छोटे चीज़ें धीरे धीरे करके मैं पहले समझाऊंगा बेसिक लेवल पे, फिर अगर वो बेसिक लेवल आप क्लियर कर पाओगे तो फिर आगे की चीज़ें समझाऊंगा। मेरा इंटरेक्शन तो नहीं हो पाया आप लोगों से लाइव क्लासेस के अंदर, जब भी लाइव क्लासेस में इंटरेक्शन होगा, जब मैं ज़्यादा बेटर समझ पाऊँगा कि आपको ये बातें समझ में आ रही हैं कि नहीं। अब ज़रा ग्राफ को इंटरप्रेट समझना सीखते हैं। जैसे आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है 53, मैं शीट आपको भेज दूंगा। ठीक है, द ग्राफ along the side shows the position of a body A B at a different times। देखो मैं इसको ड्रॉ करूँगा, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, मैं इसी के ऊपर समझाने वाला हूँ आपको। ठीक है, ठीक है, क्योंकि बेटा मैं एग्जैक्ट वैल्यूज़ नहीं लिख पाऊँगा, उससे थोड़ी दिक्कत ना हो, तो मैं जो ज़्यादातर चीज़ें इसमें समझाऊँगा थोड़ा बहुत इधर समझाऊँगा। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन ये फोकस कर रहा है द ग्राफ गिवन अलॉन्ग साइड शोज द पोजीशन ऑफ बॉडी एट डिफरेंट टाइम। ये जो ग्राफ है ना, देखो लिखा है इसने डिस्टेंस है, देखो एक्चुअली बात क्या है, वो पोजीशन को बताता है। ओरिजिन से यहाँ पहुँचा, इस पोजीशन पे पहुँचा, डिस्टेंस कितना ट्रैवल हुआ, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, पोजीशन, द चेंज इन पोजीशन इज़ डिस्टेंस। ठीक है, तो ये हो गया 1 सेंटीमीटर का। ठीक, इस तरीके से कैलकुलेशन होती है। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ ए बॉडी एज इट मूव्स फ्रॉम ए से बी जा रहा है, स्पीड पूछ रहा है। ठीक है, मैंने क्या बताया था, आप ज़रा खुद सोच के देखिए। टाइम एक्सेस को भूल जाइए, सीक्वेंस ध्यान करें। सीक्वेंस क्या दिया है, डिस्टेंस, पूछ क्या रहा है, स्पीड। ठीक है, तो अब देखिए आप हायर ऑर्डर की तरफ जा रहे हो, क्या निकाल लो, इसका स्लोप। अब स्लोप, कई बच्चे फिर वही कंफ्यूज ना हो कि स्लोप सर निकाले कैसे, कंफ्यूज नहीं, थोड़ा सा डरेंगे। कंफ्यूज तो जब होते हैं जब कोई दो चीज़ों में आपस में एक दूसरे से काफ़ी सिमिलर हो, यहाँ डरेंगे क्योंकि प्रैक्टिस नहीं हुई है ना। ज़रा देखिए मैं थोड़ा सा बनाता हूँ, पूरा नहीं बनाऊँगा मैं, पूरा का मतलब ये है मैं इसमें हर एक वैल्यू नहीं लिखने वाला। देखो जब ये 0 है, यहाँ पे टाइम को 2 लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे टाइम जो है सेकेंड्स में है, और जब ये बी पर पहुंचा है उस समय की वैल्यू जो टाइम की दे रखी है 5 दे रखी है, और जब बी पर है उस समय यहाँ पर वैल्यू दे रखी है 3, और यहाँ पर जो आपका डिस्टेंस था जो कि सेंटीमीटर में दिया है वो है 0। तो इसने ये बोला है ए से बी जाने पे आपकी स्पीड क्या होगी। तो एक बात समझ में आई, स्पीड इज इक्वल टू स्लोप, और मैंने रटवाया भी था, डिस्टेंस टाइम, पोजीशन टाइम, डिस्प्लेसमेंट टाइम, इन सभी ग्राफ्स के अंदर स्लोप क्या देता है, स्पीड देता है। देखो बेटा रटने की भी बात है, समझ के रटोगे, भूलोगे नहीं, कंफ्यूज कम होगे। ठीक है, तो क्या करना है ऐसे इसमें तो बड़ी अच्छी हेल्प कर रखी है। ये हमारा ग्राफ है, ऑलरेडी टाइम एक्सिस से एक जगह से तो जुड़ रहा है, फिर आप क्या करो, तो इसका एंगल तो यहाँ से निकाला जा सकता है। अब हम ये कर सकते हैं कि ये जो ग्राफ की लास्ट लाइन है वहाँ से टाइम एक्सिस पे परपेंडिकुलर एक लाइन बना देते हैं।
तो हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल मिल जाएगा। ठीक है, ये हमारा एंगल हुआ थीटा। तो याद होगा स्लोप इज इक्वल टू टेन थीटा, जिसे मैंने कहा था परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ, ये लेंथ इतने के बराबर होगी, है ना, क्योंकि ये क्या है, एक वर्टिकल लाइन है। वर्टिकल लाइन की जो लेंथ है आपकी वर्टिकल एक्सिस मतलब वाई एक्सिस पर मिलेगी। तो देखिए यहाँ पर क्या वैल्यू थी 0, यहाँ पे क्या वैल्यू थी 3, तो कितना हुआ 3 माइनस 0। किस में जा रही है यूनिट, सेंटीमीटर, तो जो यूनिट लिखी है वो लिख दीजिए। अब आ रहा है बेस। बेस है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये लेंथ पूरी है बेस की। तो बेस को कैसे निकालेंगे हम, इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। कहाँ से कहाँ है, ये 2 से 5 जा रहा है, तो सीधी सीधी बात है 5,2। तो इसकी यूनिट है सेकेंड। आपका आंसर आएगा 3 डिवाइडेड बाई 3 सेंटीमीटर डिवाइड में सेकेंड, कैंसिल हुआ 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये है स्लोप। और क्योंकि डिस्टेंस से स्पीड की तरफ जा रहे हैं तो स्लोप क्या देगा, आपकी वेलोसिटी को। ये चीज़ मैं पहले ही बता चुका हूँ। ठीक है, तो आपकी स्पीड, यहाँ डिस्टेंस है तो ये स्पीड होगा, स्पीड इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, अगला देखिए फर्स्ट पार्ट। आई होप थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा, कोशिश करो कि आप ज़्यादा से ज़्यादा समझ सको। सेकंड पार्ट को देखिए। सेकंड पार्ट में क्या बताया जा रहा है कि डिटरमाइन द स्पीड एज इट मूव फ्रॉम बी टू सी। बी से सी जाने पर कितना स्पीड होगी। अब बी से सी के ग्राफ को देखो, ये है एक्चुअली बी से सी का ग्राफ। तो बी से सी ये है। अब इसका स्लोप निकालना है, ये इसके साथ पैरेलल हो गया ना, ये जो बी सी है टाइम एक्सिस के साथ पैरेलल हो गई। जब कभी भी आपकी कोई भी ग्राफ के अंदर लाइन टाइम एक्सिस के साथ पैरेलल बन जाए, उस केस में जो स्लोप है वो 0 होगा। तो जो बी सी है इट इज़ पैरेलल टू टाइम एक्सिस, सो स्लोप इज 0। इसका रीज़न समझाते हैं। इसका रीज़न ये है कि जैसे ही हमने क्या सीखा था कि हम इसका और इस लाइन का एंगल देखेंगे, तो एंगल नहीं मिलता है अगर ये आपस में टच ही नहीं कर रहे हैं, तो टाइम एक्सिस को ये जो लाइन जहाँ से शुरू हो रही है वहाँ पर शिफ्ट कर लो, तो एक दूसरे के साथ ओवरलैप करेंगी। ठीक है, और ये बी से सी की तरफ जा रहा है, तो एरो भी एक तरफ है, जब एरो भी एक तरफ हो तो एंगल होता है 0 डिग्री। ठीक है, अगर ये सी से बी जाता तो एंगल 180 होता। तो बी से ये एंगल हो गया 0 और tan 0 डिग्री पर 0 होता है। एक छोटी सी टेबल भी है, उसको हम लोग डिस्कस करके मैं शेयर करूँगा आप लोगों के साथ। एक टेबल का स्नैप भेजूँगा, इसमें tan थीटा की वैल्यू है। चलो मैं tan थीटा की वैल्यूज़ आपको लिखवाई देता हूँ, देखिए ज़रा। tan थीटा, ठीक है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। बस ये 4 वैल्यूज़ याद कर लो, सॉरी 5 वैल्यू। 0 पे 0, 30 पे 1/√3, 45 पे 1, 60 पे √3 और 90 पे आपका इन्फिनिटी, जिसे हम कह सकते हैं नॉट डिफाइन। इस वैल्यू को भी याद करो। वैसे एक टेबल है साइन कॉस और tan की, वो मैं आपको फिर भी शेयर कर दूंगा। तो BC की बात करें तो उस केस में क्या है, इसकी स्पीड tan थीटा 0 है, स्लोप 0 है। स्लोप 0 हुआ, कौन सा ग्राफ है, डिस्प्लेसमेंट टाइम, डिस्टेंस टाइम का, तो इसमें स्लोप क्या देगा, आपका स्पीड को देगा। स्पीड भी क्या होगी 0। अब जरा इसको अलग तरीके से समझते हैं। देखो यहाँ पे टाइम है कितना 5 और सी पे पहुँचने पे टाइम है 7, तो 5 से 7 सेकेंड में। अब ज़रा देखें कि 5 सेकेंड पे जो पर्सन है वो था 3 सेंटीमीटर पे, 7 सेकेंड पे भी पर्सन की पोजीशन क्या है 3 सेंटीमीटर। इसके बीच में अगर हम 6 सेकेंड देखें तो उस पर भी पोजीशन क्या है 3 सेंटीमीटर। तो 5 से 7 पे पर्सन की पोजीशन ही चेंज नहीं हुई। अगर पोजीशन चेंज नहीं हुई इसका मतलब ऑब्जेक्ट रुका हुआ है, रेस्ट पर है, इसलिए स्पीड क्या आ रही है 0 आ रही है। देन थर्ड को समझिएगा। ठीक है, देन आवर थर्ड पार्ट जो कि बोल रहा है C2D। अगेन मैं ज़रा इसका थोड़ा सा वैल्यूज़ को यहाँ पर मेंशन कर लूँ।
नेक्स्ट में ये जो बोल रहा है कि आप C2D के लिए निकालिए कि स्पीड क्या है। C2D के लिए फाइंड स्पीड, बहुत नॉर्मल सा तरीका है स्पीड फाइंड करने का। हमें क्या करना चाहिए, C से D के लिए अगेन स्पीड पता करनी है। तो पहले ग्राफ में देखा क्या दिया हुआ, वाई एक्सिस पे डिस्टेंस, डिस्टेंस से क्या निकालनी है, स्पीड। मतलब C2D का क्या निकाल दें, स्लोप, क्योंकि हमें हायर ऑर्डर पे मूव कर रहे हैं। एक ऑर्डर मैंने आज की क्लास की बिल्कुल स्टार्टिंग पे बताया था। ठीक है, अब ये कैसे किया जाएगा, तो करने का तरीका ये है कि CD कहीं से भी टाइम एक्सिस को टच नहीं कर रही। तो CD जो हमारा ग्राफ है इसकी स्टार्टिंग हो रही है C से। तो हम C वाले पॉइंट से, पॉइंट C से एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि टाइम एक्सिस के पैरेलल हो। एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो टाइम एक्सिस के पैरेलल हो। कर दिया। और अब D पॉइंट से एक ऐसी लाइन ड्रॉ करेंगे जो इस लाइन के, जो टाइम एक्सिस के पैरेलल बनी है, इसके साथ परपेंडिकुलर हो। तो ऐसा करने से एक राइट एंगल ट्रायंगल मिल गया। अब राइट एंगल ट्रायंगल मिल गया तो ये होगा आपका थीटा। टेन थीटा क्या रिप्रेजेंट करता है, स्लोप को। स्लोप इज इक्वल टू टेन थीटा। ठीक है, अब यहाँ से टेन थीटा की वैल्यू निकाल लो। टेन थीटा इज ऑलवेज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब देखो परपेंडिकुलर, थीटा की अपोजिट वाली साइड, मतलब ये कितने के बराबर है, ठीक है, ये लेंथ। तो ये क्या है, एक तरह की वर्टिकल लेंथ है, मतलब ये हाइट है। हाइट आपको वाई एक्सिस पे मिलेगी, तो वाई एक्सिस पर आए हम देखते हैं। ये वाला पॉइंट किस पोजीशन पे है, 3 पे। ये वाला पॉइंट किस पोजीशन पे, 7 पे। तो 3 से 7 क्या होगी, हाइट होगी। तो हमें हाइट क्या मिल गई, ये वाली जो लेंथ, जो पूरी की पूरी से हम कह सकते हैं डेल्टा डी कह सकते हैं, वैसे इसे डेल्टा एस कहा जाता है। इट इज़ इक्वल टू 7 - 3 4 सेंटीमीटर। अब बात करते हैं बेस की। सी पॉइंट पर जो पर्सन है उस समय टाइम क्या हो रहा था जब वो पॉइंट सी पर था, 7 सेकेंड्स। और जब वो पॉइंट इस वाले पॉइंट पर है तो समय टाइम कितना हो रहा है, 9 सेकेंड्स। तो टोटल टाइम कितना हुआ, यहाँ से, यहाँ सी से डी तक जाने में टोटल टाइम लगा उसे 9 - 7 दैट इज़ 2 सेकेंड्स। तो ये दोनों चीज़ें मिल गई हमें। तो यहाँ पे पुट करें 4 सेंटीमीटर, यहाँ पे 2 सेकेंड्स, इट इज़ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। आपका स्लोप निकल गया, दैट विल रिप्रेजेंट द स्पीड।